नमस्कार। नीट क्रैश कोर्स में मॉडर्न फिजिक्स के कोर्स में आज हम लोग एटॉमिक स्ट्रक्चर या एटॉमिक फिजिक्स जो भी आप कहें उसकी पढ़ाई शुरू करने जा रहे हैं। और एक तरह से अगर मैं कहूँ तो मॉडर्न फिजिक्स का सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट या सबसे मौलिक चैप्टर एटॉमिक स्ट्रक्चर है। बिकॉज जब तक हमें एटम क्या होता है, एटम का स्ट्रक्चर कैसा होता है, एटम किन चीज़ों का बना हुआ है, एटम के अंदर की दुनिया कैसी होती है, इसकी जानकारी अगर हमें नहीं रहेगी तो मॉडर्न फिजिक्स में जैसे न्यूक्लियस पढ़ना है, एक्सरेज पढ़ने हैं, एक्सरे की पढ़ाई करनी है, सेमीकंडक्टर फिजिक्स पढ़ना है, तो न्यूक्लियस तो एटम के ही अंदर होगा। तो अगर हम एटम के बारे में नहीं जानेंगे तो न्यूक्लियस की बात नहीं कर सकते। सेमीकंडक्टर में हमें बहुत सारे एटम्स जब क्लोजर आते हैं सॉलिड फॉर्म करने के लिए तब क्या होता है इसकी बात करनी होती है। तो उसके लिए भी हमें एटम के स्ट्रक्चर के जानकारी की ज़रूरत पड़ती है। तो इस लिहाज से एटॉमिक स्ट्रक्चर चैप्टर बहुत इम्पॉर्टेंट है और न्यूमेरिकल क्वेश्चंस जो नीट के एग्जामिनेशन में पूछा जाता है उसके हिसाब से भी एटॉमिक स्ट्रक्चर इज ऑफ अटमोस्ट इम्पॉर्टेंस। तो एटम क्या है इसके बारे में बहुत दिनों तक हम लोगों को सही जानकारी नहीं मिल पाई और ये बहुत पुरानी जानकारी नहीं है। 20th सेंचुरी में ही आकर के हम लोग बहुत हद तक इस बात की सही जानकारी ले पाए कि एटम क्या होता है, उसका स्ट्रक्चर कैसा है, उसके अंदर की दुनिया कैसी होती है, उसके कंस्टिट्यूएंट्स क्या होते हैं। डाल्टन के ज़माने तक हम जानते हैं कि डाल्टन के ज़माने तक प्रोपोजिशन ये था कि मॉलिक्यूल ही सबसे छोटी इकाई होती है, मॉलिक्यूल ही सबसे छोटा यूनिट होता है, मॉलिक्यूल अल्टीमेट है, वो स्मॉलेस्ट पॉसिबल यूनिट है, वो अपने से ज़्यादा छोटे यूनिट्स में डिविजिबल नहीं है, वो अपने से ज़्यादा छोटी चीज़ों को मिलाकर के नहीं बनाए। लेकिन डाल्टन ने पहली बार एटॉमिक थ्योरी का प्रोपोजिशन किया और डाल्टन ने कहा कि नहीं, एटम सबसे छोटा यूनिट नहीं है, सॉरी, मॉलिक्यूल सबसे छोटा यूनिट नहीं है, मॉलिक्यूल से भी छोटा यूनिट होता है जिसको हम लोग एटम कहते हैं और मॉलिक्यूल कई एटम्स को मिलाकर के बना होता है। और तब लगभग लोगों ने ये मान लिया कि ठीक है, तो एटम सबसे छोटा होगा, एटम अपने से ज़्यादा छोटे यूनिट्स में डिविजिबल नहीं होगा, एटम अपने से ज़्यादा छोटे कंस्टिट्यूएंट यूनिट्स को मिला करके नहीं बना होगा। ये बातें चलती रहीं और 1898 में थॉमसन जो इलेक्ट्रॉन के डिस्कवरर थे, थॉमसन ने एटम का एक मॉडल प्रपोज किया जिसमें थॉमसन ने ये कहा कि एटम का अपना एक इंटरनल स्ट्रक्चर होता है, एटम स्मॉलेस्ट यूनिट नहीं है और एटम का जो पूरा का पूरा बॉडी है, जो पूरा का पूरा वॉल्यूम है एटम का, वो पॉजिटिवली चार्ज्ड स्ट्रक्चर है। पूरा का पूरा एटम का स्ट्रक्चर सॉलिड है और वो पॉजिटिवली चार्ज्ड होता है और उस पॉजिटिवली चार्ज्ड स्ट्रक्चर में जहां तहां निगेटिवली चार्ज्ड इलेक्ट्रॉन्स एम्बेडेड होते हैं, ठीक उसी तरह से जैसे वाटरमेलन के अंदर उसका जो लाल वाला
खाने वाला पोर्शन होता है वो पूरा पॉजिटिवली चार्ज्ड है, और छोटे छोटे उजले उजले काले काले जो उसके सीड्स होते हैं वो जहाँ तहाँ उस पूरे वाटरमेलन के बॉडी के अंदर में एम्बेडेड होते हैं। ठीक उसी तरह से वाटरमेलन के सीड्स की तरह इलेक्ट्रॉन्स जो कि निगेटिवली चार्ज्ड पार्टिकल्स हैं वो उस पॉजिटिवली चार्ज्ड वॉल्यूम में जहां तहां एम्बेडेड होते हैं, इस तरह से कि टोटल पॉजिटिव चार्ज जितना होता है वो जो इलेक्ट्रॉन्स उसके अंदर में जहां तहां एम्बेडेड होते हैं, वाटरमेलन में सीड जैसे एम्बेडेड होता है उसकी तरह से, उन सारे इलेक्ट्रॉन्स का टोटल निगेटिव चार्ज उस एटम के टोटल पॉजिटिव चार्ज के बराबर होता है, और एटम एज ए होल न्यूट्रल होता है। और सर जे थॉमसन के जमाने में एटम के बारे में दो प्रॉपर्टीज हम लोगों को पता था कि एटम एज ए होल न्यूट्रल होता है। तो जे थॉमसन के मॉडल ने एटॉमिक न्यूट्रलिटी को तो एक्सप्लेन कर दिया कि एटम्स न्यूट्रल क्यों होते हैं, इस चीज को तो एक्सप्लेन कर दिया। और एक और घटना के बारे में हम लोगों को पता था, थर्मियोनिक एमिशन, कि जब मेटल को या किसी बॉडी को हीट सप्लाई करके और उसका टेम्परेचर बढ़ाया जाता है तो अबव ए सर्टेन गिवन टेम्परेचर मेटल के सरफेस से इलेक्ट्रॉन्स निकलने लगते हैं टेम्परेचर के बढ़ने के कारण, और इस घटना को थर्मियोनिक एमिशन कहा जाता था। तो ऐसा क्यों होता है उसका एक्सप्लेनेशन भी सर जे थॉमसन के एटॉमिक मॉडल ने दे दिया कि ये जो एटम का पूरा बॉडी पॉजिटिवली चार्ज्ड है, और जहां तहां इलेक्ट्रॉन फंसा हुआ है उसके अंदर में नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल के रूप में, तो जब आप उसको हीट सप्लाई करते हैं तो हीट इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी, उस एनर्जी को लेकर के वो इलेक्ट्रॉन बाहर आ जाता है। तो जब गर्म करते हैं तो निगेटिवली चार्ज्ड इलेक्ट्रॉन्स ही क्यों बाहर आते हैं, क्यों निकलते हैं? तो एटॉमिक न्यूट्रलिटी और थर्मियोनिक एमिशन, इन दोनों चीजों को थॉमसन के मॉडल ने एक्सप्लेन कर दिया। 1903 में लिनार्ड नाम के एक केमिस्ट ने एटम का एक दूसरा मॉडल प्रपोज किया, और उन्होंने कहा कि थॉमसन ने जो एटम का मॉडल प्रपोज किया है इट इज नॉट करेक्ट, क्योंकि थॉमसन कह रहे हैं कि एटम का पूरा बॉडी पॉजिटिवली चार्ज्ड होगा और निगेटिवली चार्ज्ड इलेक्ट्रॉन उसमें जहां तहां एम्बेडेड होगा। ऐसा नहीं हो सकता। ऐसा क्यों होगा? तो उन्होंने कहा कि नहीं, एटम का जो स्ट्रक्चर है वो एक पोमग्रेनेट की तरह होता है, अनार की तरह होता है, बिदाने की तरह होता है, और उसके सारे के सारे जो दाने हैं अनार के वो इस तरह से अरेंज्ड होते हैं कि कोई दाना पॉजिटिवली चार्ज होता है तो कोई दाना निगेटिवली चार्ज होता है, और टोटल पॉजिटिव चार्ज और टोटल निगेटिव चार्ज इक्वल होता है, और इसीलिए एटम एज ए होल न्यूट्रल होगा। बिकॉज दिस यूनिवर्स सीम्स टू बी हैविंग सम काइंड ऑफ सिमेट्री। तो ऐसा क्यों होगा कि एटम का पूरा वॉल्यूम पॉजिटिव चार्ज का होगा और उसमें निगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन्स जहां तहां फंसे होंगे? एटम अगर ऐसा कुछ है तो वो एक पोमग्रेनेट की तरह है, और उसके कुछ दाने पॉजिटिवली चार्ज हैं और कुछ दाने निगेटिवली चार्ज हैं, और सबकी प्रोबेबिलिटी इक्वल है डिस्ट्रीब्यूट होने की, और टोटल चार्ज 0 है, और इसलिए एटम एज ए होल न्यूट्रल है। लेकिन लिनार्ड के मॉडल को
तुरंत डिस्कार्ड कर दिया गया, इसलिए कि एटॉमिक न्यूट्रलिटी को तो इसने एक्सप्लेन कर दिया, लेकिन थर्मियोनिक एमिशन की घटना को ये एक्सप्लेन नहीं कर पाया कि अगर ऐसा है तो टेम्परेचर बढ़ाने से, गर्म करने से ऑलवेज इलेक्ट्रॉन्स ही क्यों निकलते हैं। अगर सारे दाने एक जैसे हैं, कुछ दाना पॉजिटिवली चार्ज्ड है और कुछ नेगेटिवली चार्ज्ड है, तो टेम्परेचर बढ़ाने से जितनी प्रोबेबिलिटी पॉजिटिव चार्ज के निकलने की होगी उतनी ही प्रोबेबिलिटी नेगेटिव चार्ज के निकलने की होगी। तो कभी पॉजिटिव चार्ज भी निकलना चाहिए, कभी नेगेटिव चार्ज भी निकलना चाहिए। लेकिन देखा तो ऐसा जाता है कि जब आप टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो ऑलवेज नेगेटिव चार्ज ही, इलेक्ट्रॉन्स ही निकलते हैं, पॉजिटिव चार्ज तो कभी निकलता ही नहीं है। तो इसलिए चूंकि थर्मियोनिक एमिशन को ये एक्सप्लेन नहीं कर पाया, इसलिए लिनार्ड के मॉडल को तुरंत डिस्कार्ड कर दिया गया। और ये कुछ हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव है एटॉमिक स्ट्रक्चर की सही जानकारी की दिशा में। कुछ क्रोनोलॉजिकल डेवलपमेंट्स हैं, हालांकि और भी कई सारे छोटे छोटे मॉडल्स प्रपोज किए गए, सबकी बात करना यहाँ मैं मुनासिब नहीं समझता हूं। एटम क्या है, उसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, उसके कंस्टिट्यूएंट्स क्या होते हैं, वो किन चीजों का बना है, वो कैसे अरेंज्ड होता है, इस बारे में, एटम के स्ट्रक्चर के बारे में बहुत हद तक सही जानकारी, टू ए ग्रेटर एक्सटेंट, बहुत हद तक सही जानकारी 1911 में रदरफोर्ड्स अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट के बाद ही हम लोगों को हो पाया। रदरफोर्ड्स अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट के बाद ही हम लोगों को एटम के बारे में बहुत हद तक सही जानकारी मिल पाई। और ये क्या था, इसके बारे में आप ऑलमोस्ट क्लास 9 से पढ़ते हैं। क्लास 9 में भी रदरफोर्ड्स अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट के बारे में थोड़ा सा पढ़ाया जाता है। तो 1911 में एक्चुअली ये बहुत इंपॉर्टेंट एक्सपेरिमेंट है। रदरफोर्ड वाज ए ग्रेट साइंटिस्ट, रादर द ग्रेटेस्ट साइंटिस्ट ऑफ हिज टाइम। और इस एक्सपेरिमेंट का नाम रदरफोर्ड्स अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट जरूर है, लेकिन इस एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म किया था रदरफोर्ड के दो एसोसिएट्स ने। एक का नाम था गाइजर और दूसरे का नाम था मार्सडेन। और एक बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है जो आपको जरूर जानना चाहिए। ये मार्सडेन जो थे, ये उस समय अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट थे और उस यूनिवर्सिटी के अंदर में अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट्स को एक रिसर्च प्रोजेक्ट करना पड़ता था। और रदरफोर्ड साहब, अर्नेस्ट रदरफोर्ड साहब उस यूनिवर्सिटी के अंदर में एज प्रोफेसर एंड हेड ज्वाइन किए थे। और सबको पता था कि रदरफोर्ड इज ए ग्रेट टीचर, इज ए ग्रेट रिसर्चर, इज ए ग्रेट साइंटिस्ट। तो जब मार्सडेन को अंडर ग्रेजुएट प्रोजेक्ट करने के लिए कहा गया तो मार्सडेन ने अप्रोच किया रदरफोर्ड को और उनको रिक्वेस्ट किया कि आप अपने साथ मुझे प्रोजेक्ट करवा दें। तो रदरफोर्ड ने कहा कि आई एम वेरी बिजी, आई डोंट हैव टाइम। तो तुम ऐसा करो, मैंने अभी अभी यूनिवर्सिटी के अंदर में एक बहुत ब्रिलियंट टीचर को लाया है, एक बहुत ब्रिलियंट टीचर को अपॉइंट किया है और उनका नाम था गाइजर। तो गाइजर हमारे जूनियर हैं, हमारे एसोसिएट हैं, आप गाइजर के साथ काम करो।
और उन्होंने काम क्या करना है ये आइडिया सजेस्ट किया रदरफोर्ड ने, और वो पूरा का पूरा एक्सपेरिमेंट मार्सडेन ने गाइजर के साथ मिलकर के किया, और एक्सपेरिमेंट के जो ऑब्जर्वेशंस आए दे वेर वेरी इंटरेस्टिंग, और उन ऑब्जर्वेशंस को रदरफोर्ड के सामने प्लेस किया गया, जिसके आधार पर रदरफोर्ड ने एटम का एक मॉडल प्रपोज किया। ये कहानी मैं इसलिए बता रहा हूं कि एक अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट के प्रोजेक्ट से इतनी बड़ी शोध निकलती है जिसको कि नोबेल प्राइज तक मिलता है, तो साइंस का डेवलपमेंट ऐसे ही होता है। और ये एक्सपेरिमेंट क्या था, जो अपना फेमस रदरफोर्ड अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट है, वो था क्या? तो उसमें रदरफोर्ड साहब के लेबोरेटरी में रेडियो एक्टिव सोर्स था, जो जिससे आप अल्फा पार्टिकल्स निकाल सकते थे और उसको एक्सेलरेट करवा करके उसको हाई काइनेटिक एनर्जी दे सकते थे। ये सुविधा उनके लेबोरेटरी में थी, ये फैसिलिटी अवेलेबल थी। अल्फा पार्टिकल्स क्या होते हैं, तो अब आज के डेट में हम लोग जानते हैं ये हीलियम 2+ न्यूक्लियस होता है। हीलियम एटम से अगर उसके दोनों इलेक्ट्रॉन को आप निकाल दीजिए, स्ट्राइप आउट कर दीजिए, बाहर निकाल दीजिए, तो जो बच जाएगा वो अल्फा पार्टिकल है। तो अल्फा पार्टिकल बेसिकली हीलियम 2+ न्यूक्लियस होता है, और अल्फा पार्टिकल्स को यूज किया गया था एज अ प्रोब, और थीन गोल्ड फॉइल्स लिए गए थे एज टारगेट, और जिंक सल्फाइड कोटेड स्क्रीन को यूज किया गया था स्कैटर्ड अल्फा पार्टिकल्स को कलेक्ट करने के लिए। स्कैटर्ड अल्फा पार्टिकल्स were collected on a ZNS कोटेड स्क्रीन। ZNS कोटेड स्क्रीन क्यों? ZNS कोटेड स्क्रीन पर जब अल्फा पार्टिकल जाकर के इंसिडेंट होता है तो फ्लोरेसेंस होना शुरू हो जाता है, जिससे पता चलता है कि वो अल्फा पार्टिकल यहां पर पहुंच गया। तो किया क्या गया था? गोल्ड फॉयल क्यों लिए? आप जानते हैं कि गोल्ड इज हाईली मैलिएबल, तो रदरफोर्ड चाहते थे कि जो हमारा टारगेट फॉयल है वो बहुत पतला होना चाहिए, एज थिनर एज पॉसिबल, और जितने भी अवेलेबल मेटल्स हैं उसमें सबसे ज़्यादा मैलिएबिलिटी गोल्ड के पास है, उसको हम पीट के बहुत पतला बना सकते हैं। तो इन स्पाइट ऑफ द फैक्ट कि गोल्ड एक कॉस्टलियर मेटल होता है, फिर भी गोल्ड को ही यूज किया गया एज टारगेट। और आइडिया ये था कि भाई दुनिया की सारी चीजें एटम की बनी हुई होंगी, ये तो मान लिया गया था, लेकिन वो एटम्स कैसे हैं ये अभी तक अपने को पता नहीं था। तो जो गोल्ड फॉयल है, थीन गोल्ड फॉयल, जिसके थिकनेस के क्रॉस बहुत ज्यादा एटम्स न हो, ये भी आइडिया था कि एटम बहुत ही माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर होगा, तो बहुत बड़ी चीज तो होने वाली है नहीं, तो कितना भी हम थीन लेंगे उसके थिकनेस के क्रॉस लेबोरेटरी में जो अपना लिमिटेशन है कि हम ज्यादा से ज्यादा कितना थीन बना सकते हैं, उसके थिकनेस के क्रॉस बहुत सारे एटम्स होंगे, लेकिन वो चाहते थे कि जितना कम से कम एटम हो उसके थिकनेस के क्रॉस। तो थिन गोल्ड फॉयल है और इधर अल्फा पार्टिकल का सोर्स है,
इस सोर्स से अल्फा पार्टिकल निकलता है, उसके बाद उसको इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करवा करके और हाई काइनेटिक एनर्जी तक एक्सेलरेट करवाते हैं, और ये हाईली एनर्जेटिक अल्फा पार्टिकल्स जाकर के बॉम्बार्ड करते थे इस थिन गोल्ड फॉयल के ऊपर में, और गोल्ड फॉयल से निकलने के बाद वो जिंक सल्फाइड कोटेड स्क्रीन उसके पीछे रखा गया है, उस पर कहीं जाकर के इंसिडेंट होता था। तो ये जो अल्फा पार्टिकल्स गोल्ड फॉयल को भेदते हुए निकलेंगे तो वो एटम्स से हो करके गुजरेंगे, तो उनके ट्रेजेक्ट्री में जो भी चेंजेज आएगा वो एटम के साथ उसके इंटरैक्शन की वजह से आने वाला होगा। और पाया क्या गया? दूसरी बात, हाईली एनर्जेटिक अल्फा पार्टिकल्स को बम्बार्ड किया गया। तो अगर थिकनेस के क्रॉस एक एटम नहीं होगा, एक से ज्यादा एटम्स होगा, ढेर सारे एटम्स होंगे, इसके बावजूद चूंकि आपने बहुत थीन फॉयल लिया है और बहुत ज्यादा हाईली एनर्जेटिक अल्फा पार्टिकल को बम्बार्ड किया है, तो उसके इंटरैक्शन का टाइम बहुत कम होगा और वो तुरंत निकल जाएगा गोल्ड फॉयल से बाहर और स्कैटर करके जिंक सल्फाइड कोटेड स्क्रीन पर कहीं जाकर के इंसिडेंट होगा। तो इंटरैक्शन टाइम कम है, तो बहुत सारे एटम्स मिल करके भी उतने छोटे टाइम इंटरवल में एवरेज आउट करके शायद वैसा ही इफेक्ट प्रोड्यूस करें जो कि एक एटम के साथ एप्रिसिएबल टाइम तक इंटरैक्शन होता तब जो इफेक्ट प्रोड्यूस होती, और उससे एटम के अंदर की दुनिया का अंदाजा लगाया जा सकता है। तो मेंटल सेटअप यही था इस एक्सपेरिमेंट के पीछे। और उसमें देखा यह गया कि हम लोग ये मान रहे थे कि जो थीन गोल्ड फॉयल है वो क्या है, तो उसमें एटम्स स्टैक्ड हैं। तो थीन गोल्ड फॉयल से अल्फा पार्टिकल्स निकल रहा है, मतलब वो एटम्स को भेदता हुआ निकल रहा है। और पाया यह गया कि मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल्स अनडेविएटेड पार कर गए, उनका डेविएशन कुछ हुआ ही नहीं, वो जिधर जा रहा था उधर ही निकल गया। कुछ अल्फा पार्टिकल्स स्मॉल एंगल से डेविएट हुए, कुछ अल्फा पार्टिकल्स, बहुत कम अल्फा पार्टिकल्स ऐसे थे जो बहुत लार्ज एंगल से डेविएट हुए, और तकरीबन 10,000 में एक अल्फा पार्टिकल ऐसा मिला जो 180 डिग्री से स्कैटर कर गया, ऐसे जा रहा था ऐसे लौट गया, ऐसे जा रहा था ऐसे लौट गया, तकरीबन 10,000 में एक। यही ऑब्जर्वेशन मिला कि मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल्स पास्ड अनडेविएटेड, वो डेविएट किया ही नहीं, और बहुत कम अल्फा पार्टिकल्स स्मॉल एंगल से डेविएट किए, उससे भी काफी कम अल्फा पार्टिकल्स, बहुत कम ऐसे थे जो लार्ज एंगल से डेविएट किए, और तकरीबन 10,000 में एक अल्फा पार्टिकल ऐसा देखा गया जो 180 डिग्री से पीछे लौट गया डेविएट कर करके। तो एक्सपेरिमेंट में मिला क्या? इन ऑब्जर्वेशंस को रदरफोर्ड के सामने प्लेस किया गया और इन ऑब्जर्वेशंस के इंटरप्रिटेशन के आधार पर रदरफोर्ड ने एटम का एक मॉडल प्रपोज किया। हालांकि रदरफोर्ड के दिमाग में थॉमसन्स मॉडल का असर था और थॉमसन मॉडल की बातें चल रही थी, बिकॉज थॉमसन वॉज ग्रेट साइंटिस्ट एंड डिस्कवरर ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो एक बड़ा नाम था थॉमसन। तो रदरफोर्ड के दिमाग में उतना बड़ा आदमी अगर कुछ कह रहा है तो आप सीधे सीधे उसको डिस्कार्ड तो कर नहीं सकते। तो थॉमसन के दिमाग में, रदरफोर्ड के दिमाग में थॉमसन मॉडल की बातें चल रही थी, और थॉमसन ने क्या कहा था कि पूरा का पूरा जो एटम अगर इसको मान लिया जाए तो ये पूरा पॉजिटिवली चार्ज्ड है और उसमें निगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन्स जहां तहां एम्बेडेड हैं। तो रदरफोर्ड के दिमाग में एक बार ये बात भी आई कि कहीं ऐसा तो नहीं है
कि कहीं पर कोई इलेक्ट्रॉन एम्बेडेड है, नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल, और ये अल्फा पार्टिकल पॉजिटिवली चार्ज है, तो जब उसके पास से गुजरता है ये, तो उसका अट्रैक्टिव फोर्स उसको डेविएट करवा देता है। लेकिन उन्होंने बहुत सारा मैथमेटिक्स किया और उसके आधार पर ये इस्टेब्लिश किया कि अल्फा पार्टिकल्स आर मच हेवियर, और इलेक्ट्रॉन के तरह के लाइटर पार्टिकल्स का उतने हेवियर पार्टिकल के साथ इंटरैक्शन इतने लार्ज एंगल से डेविएशन के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं हो सकता है। और अगर ऐसा मान लिया जाए कि पॉजिटिव चार्ज इसके पूरे वॉल्यूम में डिस्ट्रीब्यूटेड है, तब कहीं पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो सकता है, और इतना एंगल से डेविएट करवाने के लिए कितना इलेक्ट्रिक फील्ड की ज़रूरत पड़ेगी, कितना फोर्स लगने से इतने लार्ज एंगल से डेविएशन प्रोड्यूस हो पाएगा। इस तरह की बहुत सारी बातें सोची गई, बहुत सारा मैथमेटिक्स किया गया रदरफोर्ड के द्वारा, और उसके आधार पर रदरफोर्ड बिल्कुल कन्विंस हो गए कि नहीं, थॉमसन मॉडल में जो बातें कही जा रही हैं वो गलत हैं, एटम वैसा नहीं है। और अपने रदरफोर्ड्स अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट के ऑब्जर्वेशंस के आधार पर रदरफोर्ड ने एटम का एक मॉडल प्रपोज किया, जो रदरफोर्ड्स मॉडल ऑफ एटम या न्यूक्लियर मॉडल ऑफ एटम कहा जाता है। रदरफोर्ड्स एटॉमिक मॉडल, रदरफोर्ड्स एटॉमिक मॉडल, या इसी को न्यूक्लियर मॉडल ऑफ एटम बोलते हैं, न्यूक्लियर मॉडल ऑफ एटम बोलते हैं, जिसमें रदरफोर्ड ने 2-3 इंपॉर्टेंट बातें कही, 2-3 इंपॉर्टेंट बात इन्होंने प्रपोज किया। एक तो ये कि एटम का मोस्ट ऑफ द स्पेस एम्प्टी होता है, मोस्ट ऑफ द वॉल्यूम एम्प्टी होता है, वहां कुछ होता ही नहीं है। सो मोस्ट ऑफ द वॉल्यूम ऑफ एन एटम इज एम्प्टी, मोस्ट ऑफ द वॉल्यूम, मोस्ट ऑफ द वॉल्यूम ऑफ एन एटम इज एम्प्टी। और दूसरी बात इन्होंने कहा कि एटम के ऑलमोस्ट ज्योमेट्रिकल सेंटर पर, एटम हैज अ साइज, बहुत छोटा होता है, माइक्रोस्कोपिक होता है, बट इट इज नॉट अ पॉइंट लाइक स्ट्रक्चर, इट डज हैव अ साइज। और एटम के ऑलमोस्ट ज्योमेट्रिकल सेंटर पर एटम का लगभग पूरा का पूरा मास और एटम का पूरा पॉजिटिव चार्ज एक पॉइंट चार्ज के रूप में कॉन्सेंट्रेटेड होता है। द इंटायर पॉजिटिव चार्ज एंड almost the entire mass of an atom is concentrated at its geometrical center, at its geometrical center like a point charge or point mass, like a point charge or point mass। और तीसरी बात इन्होंने कहा कि अब जैसे, और इसको, ये जो पॉइंट मास है, एटम के ऑलमोस्ट ज्योमेट्रिकल सेंटर पर एक टाइनी स्ट्रक्चर एग्जिस्ट करता है, एक टाइनी स्ट्रक्चर
एक्चुअली इन्होंने कहा कि एज इफ, ऐसा लगता है, एज इफ अ टाइनी स्ट्रक्चर, अ टाइनी हेवी स्ट्रक्चर, a tiny heavy structure exists at the geometrical center of an atom, geometrical center of an atom, where the entire positive charge and almost entire mass is concentrated, और इसको उन्होंने कहा न्यूक्लियस, इट वाज कॉल्ड न्यूक्लियस, इसीलिए इसको न्यूक्लियर मॉडल ऑफ एटम भी बोलते हैं, ये न्यूक्लियस कहा गया। और निगेटिवली चार्ज्ड इलेक्ट्रॉन्स, एटम के ज्योमेट्रिकल सेंटर पर न्यूक्लियस है जहां पूरा का पूरा पॉजिटिव चार्ज और लगभग पूरा का पूरा मास कॉन्सेंट्रेटेड है और बाकी जगह बिल्कुल खाली है। उस खाली वाले जगह में, उस खाली वाले वॉल्यूम में निगेटिवली चार्ज्ड इलेक्ट्रॉन्स इस पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस के चारों ओर सर्कुलर मोशन करता रहता है, और इलेक्ट्रॉन्स को सर्कुलर मोशन कर पाने के लिए रिक्वायर्ड सेंट्रीपेटल फोर्स, न्यूक्लियस का इलेक्ट्रॉन पर जो इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन होता है वो प्रोवाइड करता है। सो निगेटिवली चार्ज्ड इलेक्ट्रॉन्स मूव इन circular orbits around nucleus in empty volume of atom, in empty volume of atom, and the required centripetal force for its circular motion, is provided by the electrostatic attraction of nucleus on electrons, ऐसा कहा रदरफोर्ड ने। और टोटल निगेटिव चार्ज जो इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट कर रहा है पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस के चारों ओर, न्यूक्लियस पर पॉजिटिव चार्ज है, इलेक्ट्रॉन पर निगेटिव चार्ज है, तो एटम का टोटल निगेटिव चार्ज जो इलेक्ट्रॉन के रूप में है और टोटल पॉजिटिव चार्ज जो न्यूक्लियस में है, दोनों इक्वल होते हैं इस तरह से कि टोटल चार्ज ऑफ एटम इज जीरो। सो एटम एज ए होल इज न्यूट्रल। सो एक पॉइंट और इन्होंने कहा कि द टोटल पॉजिटिव चार्ज एंड द नेगेटिव चार्ज of atom are equal, and so the atom as a whole is neutral. The atom as a whole is neutral. तो ये रदरफोर्ड का एटॉमिक मॉडल है। रदरफोर्ड ने इस तरह का एक मॉडल प्रपोज किया जिसको कि रदरफोर्ड्स एटॉमिक मॉडल या न्यूक्लियर मॉडल ऑफ एटम बोलते हैं। और इसके अलावा रदरफोर्ड ने और कई कैलकुलेशंस किए
और उन सारे मैथमेटिक्स के आधार पर जब उन्होंने देखा कि हमारा एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन और मैथमेटिक्स जो हम कर रहे हैं उसके रिजल्ट्स दोनों कॉन्सोनेंस में हैं, तो उसके आधार पर रदरफोर्ड ने एटम का एक ऐसा मॉडल प्रपोज किया था। जैसे मान लीजिए कोई एटम है, तो रदरफोर्ड मॉडल के मुताबिक इसके सेंटर में एक न्यूक्लियस होगा जो कि पॉजिटिवली चार्ज होगा, और कोई हाईली एनर्जेटिक अल्फा पार्टिकल को बॉम्बार्ड किया गया इसकी तरफ, तो इस तरह से वो एक हाइपरबोलिक पाथ लेता है। इसका पाथ जो होता है वो कैसा होता है? हाइपरबोलिक। अगर कोई पूछे कि स्कैटर्ड अल्फा पार्टिकल्स किस तरह का पाथ फॉलो करते हैं, तो ये पाथ्स हाइपरबोलिक होते हैं, हाइपरबोलिक ट्रेजेक्टरी लेता है स्कैटर्ड अल्फा पार्टिकल्स। तो अब जिस डायरेक्शन में आपने अल्फा पार्टिकल्स को प्रोजेक्ट किया था, अल्फा पार्टिकल्स इस डायरेक्शन में इंसिडेंट हो रहे थे, लेकिन जब वो यहां था तो न्यूक्लियस उसको इधर पुश कर रहा होगा, यहां था तो इधर रिपेल कर रहा होगा, और इन फोर्सेस के इन्फ्लुएंस में इधर जाने वाला अल्फा पार्टिकल इस तरह से स्कैटर कर गया। तो वो जा रहा था इधर, लेकिन न्यूक्लियस के साथ इंटरेक्शन के कारण फाइनली जाने लगा इधर। तो जो इधर जा रहा था वो न्यूक्लियस से इंटरेक्शन की वजह से इधर जाने लगा, थीटा एंगल से डेविएट कर गया, तो इस थीटा को कहते हैं स्कैटरिंग एंगल। इतना एंगल से वो स्कैटर कर गया, स्कैटरिंग एंगल। और अगर ये स्कैटर नहीं करता, अगर ये सीधा ऐसे जाता रहता, तो न्यूक्लियस से इसका क्लोजेस्ट डिस्टेंस ऑफ अप्रोच क्या होता? न्यूक्लियस से मिनिमम कितने डिस्टेंस से ये गुजरता? द क्लोजेस्ट डिस्टेंस ऑफ अप्रोच फ्रॉम न्यूक्लियस, द क्लोजेस्ट डिस्टेंस ऑफ अप्रोच फ्रॉम न्यूक्लियस if there were no interaction, if there were no interaction, इसको कहते हैं इम्पैक्ट पैरामीटर, इज कॉल्ड इम्पैक्ट पैरामीटर, और उसको यूजुअली हम लोग बी से डिनोट करते हैं। तो इंपैक्ट पैरामीटर किस चीज का आइडिया देगा? इंपैक्ट पैरामीटर जितना कम होगा, वो अल्फा पार्टिकल न्यूक्लियस के उतना नजदीक से गुजरने वाला अल्फा पार्टिकल होगा, तो उस पर फोर्स उतना ज्यादा लगेगा, वो उतना ही ज्यादा एंगल से स्कैटर करेगा। और जिसका इंपैक्ट पैरामीटर ज्यादा होगा, वो न्यूक्लियस के उतना ज्यादा दूर से गुजरने वाला अल्फा पार्टिकल होगा, तो उसकी स्कैटरिंग कम एंगल से होगी, वो कम एंगल से डेविएट करेगा। तो जिसका इंपैक्ट पैरामीटर ज्यादा होगा उसकी स्कैटरिंग एंगल कम होगी, और जिसका इंपैक्ट पैरामीटर कम होगा उसका स्कैटरिंग एंगल ज्यादा होगा। और जिसका इंपैक्ट पैरामीटर 0 होगा, जो एकदम न्यूक्लियस के सामने जा रहा था, वो 180 डिग्री से स्कैटर कर जाएगा। तो इंपैक्ट पैरामीटर कितना होने पर कितने एंगल से अल्फा पार्टिकल को स्कैटर करना चाहिए, इसका एक्सप्रेशन भी निकाला गया था इसमें। रिलेशनशिप बिटवीन इम्पैक्ट पैरामीटर एंड स्कैटरिंग एंगल, और उसका फॉर्मूला होता है रिलेशनशिप, मैं डेरिवेशन इसका इग्नोर कर रहा हूं, रिलेशनशिप बिटवीन इम्पैक्ट पैरामीटर एंड स्कैटरिंग एंगल, स्कैटरिंग एंगल। तो ये होता है cot थीटा बाई 2, वेयर थीटा क्या है? स्कैटरिंग एंगल है। 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के इज द काइनेटिक एनर्जी, जितना काइनेटिक एनर्जी से अल्फा पार्टिकल इंसिडेंट हो रहा है, बाई जेड ई स्क्वेयर, जेड
plus ZE is the charge of the nucleus and E is the charge of electron into B। तो ये देखिए, ये इम्पैक्ट पैरामीटर है और ये स्कैटरिंग एंगल है, तो इन दोनों के बीच का रिलेशन ऐसा होता है। सो दिस इज ऑल अबाउट रदरफोर्ड्स मॉडल। हम लोगों को मेडिकल एंट्रेंस टेस्ट के सिलेबस में फिजिक्स में सिर्फ बोर्स मॉडल तक की बातें पढ़नी है। क्वांटम मैकेनिकल मॉडल और क्वांटम नंबर और वो सारी चीज़ें केमिस्ट्री के सिलेबस में पढ़ना है, तो बोर्स मॉडल तक की ही बात करनी है फिजिक्स के सिलेबस में। तो अगले क्लास में हम लोग बोर्स मॉडल का डिस्कशन करेंगे। आज का लेक्चर हम लोग यहीं पर ख़त्म कर रहे हैं। थैंक यू वेरी मच।